Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hasnan Munib and today our topic of discussion is blood cell counting. तो स्टार्ट में कुछ ब्लड के मतलब डिस्कशन है और उसके बाद जो है वो आगे फर्दर चीज़ें हैं। तो ब्लड आपको पता है ये जो बेसिक चीज़ें वो मैं आपको बहुत रीड नहीं करवाऊंगा। ब्लड जो है वो सिंपली हमारे हार्ट के अंदर कैपिलरीज के अंदर हमारी वेसल्स के अंदर जो है वो फ्लो करने वाली एक फ्लूइड है ऑफ अ वर्टिब्रे एनिमल कैरिंग नॉरिशमेंट एंड ऑक्सीजन। ब्लड का काम क्या है कि बेसिकली ये हमारे बॉडी सेल्स की तरफ जो है वो न्यूट्रिएंट्स को लेके आता है, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन को लेके आता है और यहाँ से इनसे अवे लेके जाता है हमारे जो वेस्ट मटेरियल है। मतलब एक ट्रांसपोर्टर मीडियम है और किस में होता है, वर्टिब्रेट में होता है। ठीक है, यानी रीढ़ की हड्डी वाले जितने जानवर हैं उनके अंदर जो फ्लूइड होता है वो खून कहलाता है, वो ब्लड कहलाता है, बाकियों के अंदर ये ब्लड नहीं होता। ठीक है, ज्यादातर इसमें मेजर पोर्शन इसका प्लाज्मा होता है। ठीक है, और बाकी सारे इसके जो है वो ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, यानी टोटल सेल क्या होता है, प्लाज्मा प्लस थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स जो कि प्लाज्मा के अंदर ही मूविंग करते हैं। उनमें जिस तरह हमारे प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प आउट करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है कि भाई खून का जमना, यानी कि जख्म हो गया तो उसके बाद जो खून के लोथड़ा बनता है उसके अंदर जब प्लेटलेट हेल्प करते हैं। रेड ब्लड सेल जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं एंड व्हाइट ब्लड सेल जो कि हमारे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। A red blood cell, which is known as, which is also known as biconcave shape. अच्छा, बाई कनकेव क्या होता है? कनकेव का मतलब होता है इस तरह से, ये आप अगर आप ये देखो, ये तो फ्रंट एंड से इस साइड से नहीं देख रही। कनकेव का मतलब होता है अंदर को पिच की हुई। ठीक है, जिस तरह आप समझें कि लोहे की एक बड़ी सी चादर हो, उसके ऊपर आप हाथ रखते हैं, या जिस तरह घरों में लोहे का कूलर होता है आप उसके ऊपर हाथ रखते हो, वो अंदर को शेप चली जाती है। ठीक है, जिस तरह एक कोली होती है, बर्तन होता है घर का, वो अंदर को उसकी शेप होती है। तो सेंटर से जो डिप इन होता है, ये अगर आप देखते हो तो ये बाहर मोटी है, अंदर से क्या है, डिप इन है। तो दोनों तरफ से ये क्या है, इसकी चौड़ाई मोटी है और सेंटर से जो क्या होता है ये बारीक होता है। तो इसको कहते हैं बाई कनकेव, यानी दोनों तरफ से कनकेव शेप होती है। बोथ साइड ऑफ सेल्फ कर्व कर्व इनवर्ड, दोनों तरफ से जो है वो इनवर्ड की तरफ जो है वो कर्व करती हैं। ठीक है, अंदर को जाती हैं। तो सेंटर इसका बारीक होता है दोनों साइडों से और बाहर वाली साइड दोनों साइडों से क्या होती है, मोटी होती है। Mature RBCs are a nucleated while immature RBCs contain nucleus a nucleated। अब आपको ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बेसिकली जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी सारों के पास जो है वो न्यूक्लियस होता है। मतलब आरबीसी जो इमेच्योर होते हैं, जब रेड ब्लड सेल नए नए बनते हैं, इनके पास न्यूक्लियस होता है। जैसे ये रेड ब्लड सेल मेच्योर हो जाते हैं, ये ए न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। ठीक है, इनका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। इद इन एडॉप्शन रेड ब्लड सेल टू कंटेन मोर हीमोग्लोबिन देयरफॉर हैविंग मोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्यों इसका जो है वो न्यूक्लियस खत्म किया जाता है? क्योंकि एक सेल के अंदर एक बहुत बड़ी स्पेस जो है वो खाली न्यूक्लियस अटेन करके बैठा होता है। तो उस चीज को बचाने के लिए, ताकि उसकी जो स्पेस है वो बाकी की जो स्पेस है वो हीमोग्लोबिन कवर कर सके, तो इस वजह से इसका न्यूक्लियस खत्म कर देता है। वो अपने सेल, रेड ब्लड सेल जैसे मेच्योर होता है, वो अडॉप्ट करता है, अपना न्यूक्लियस खत्म कर देता है और उस न्यूक्लियस की जगह भी हीमोग्लोबिन को रख लेता है। जितनी ज्यादा हीमोग्लोबिन उतना ज्यादा ऑक्सीजन कैरी किया जाएगा। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल अपनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, एचबी को यानी कि हीमोग्लोबिन को ज्यादा करने के करता है और उसको ज्यादा करने के लिए वो न्यूक्लियस को अपनी बॉडी से, अपने अंदर से खत्म कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से उसकी क्या है, बाइकनकेव शेप है। बाइकनकेव शेप क्या है, विच एड डिफ्यूजन। बाइकनकेव शेप का मतलब है कि वो जो सेंटर से जो बारीक हो गया दोनों एंड से, तो इसका मतलब है अब उसमें डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, अब डेफिनेटली जब चीज बारीक हो गई तो बारीक चीज में से, बारीक से मुराद है पतली हो गई है, जब एक चीज पतली हो गई है तो इसका मतलब है कि वो उसके अंदर से गुजरना आसान हो गया है। ठीक है, तो बाइकनकेव शेप जब वो हेल्प करती है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, ताकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आसानी से उसके अंदर आ जाए और आसानी से उससे बाहर निकल जाए। ठीक है, तो न्यूक्लियस निकल गया, उसकी जगह एचबी आ गया, हीमोग्लोबिन आ गया। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करेगा, और बारीक क्यों है, ताकि वो ऑक्सीजन को जो है वो प्रॉपरली, ऑक्सीजन उसके आर पर गुजर सके, मतलब सेल के अंदर भी आ सके और बाहर भी। एक रेड ब्लड सेल 120 दिन यानी कि 4 माह तक जिंदा रहता है। उसके बाद इसको जो है वो क्या कर दिया जाता है, और खुद ब खुद ये बॉडी जो है इसको डिटोरिएट करके खत्म कर देती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर 4 माह के बाद अगर आपके नए पुराने सेल खत्म हो गए हैं एकदम से, तो आप मरे क्यों नहीं? ठीक है, अ, अगर रेड ब्लड सेल सारे के सारे मार दिए गए हैं, तो फिर आप क्यों नहीं मरे? तो बेसिकली होता ये है कि एक पैटर्नाइज्ड वे में चलता है।
कुछ बॉडी सेल्स, कुछ रेड ब्लड सेल्स पहले बने, कुछ बाद में बने, कुछ उसके बाद बने। तो हर सेल अपना 4 माह तक का फेज पूरा करता है और वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और वो बनता है बिलीरुबिन। आपने कभी अगर सुना हो लिवर के टेस्ट के अंदर बिलीरुबिन होता है। तो बेसिकली 4 माह के बाद एक रेड ब्लड सेल को खुद ब खुद, जो आपकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, अपोप्टोसिस के जरिए खत्म कर दिया जाता है और नया रेड ब्लड सेल बना दिया जाता है, ठीक है। तो उस इसको कहते हैं 120 डेज। 40 से 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। रेड ब्लड सेल 40 से 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम होते हैं। और इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। ऑक्सीजन क्यों कैरी की जाती है? ताकि तमाम के तमाम सेल्स जो हैं उन तक ये प्रोवाइड किया जा सके। 1 ml ऑफ ब्लड के अंदर 5 मिलियन आरबीसीज होते हैं, ठीक है। 1 ml ऑफ ब्लड के अंदर 50 लाख रेड ब्लड सेल्स होते हैं। फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस, आरबीसी के अंदर जो है वो वेरिएशन आती है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि उसके अंदर फंक्शनल लेवल पे चेंज आ सकती हैं। और यानी कि इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, इंक्रीज इन आरबीसी काउंट को हम क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। पॉली का मतलब ज्यादा, साइथीमिया का मतलब ज्यादा, जो है ना वो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। तो अब पॉलीसाइथीमिया का मतलब है रेड ब्लड सेल्स का बढ़ जाना। कब कब हो सकता है? डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर जो है ये हो सकता है। फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि नॉर्मली, ठीक है। फंक्शनल कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए, फंक्शन से रिलेटेड। और पैथोलॉजिकल वो होता है जिसके अंदर कोई डिजीज कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। एज फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, बीमारी नहीं है, लेकिन वैसे ही एज क्या है कि बर्थ के टाइम पे रेड ब्लड सेल जो है वो 8 से 10 मिलियन पर सीयू होते हैं। सीयू एमएम ऑफ ब्लड, यानी कि पर मिलीमीटर होते हैं। Their count decrease within 10 days after birth due to restriction of RBC causing physiological jaundice in some newborn babies। अब जब पैदा हो रहा है तो उसके अंदर 8 से 10 मिलियन जो है। और आफ्टर 10 डेज कितने रह गए हैं? बहुत ज्यादा, एक अच्छी खासी जो है वो इसकी डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। और वो उसको हम कहते हैं जॉन्डिस, मतलब फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। क्या होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस? आप कभी बच्चे को नोटिस करें तो वो क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी पूरी स्किन रेडिश रेडिश होती है, जो है ना पिंकिश पिंकिश होती है। आफ्टर लाइक 8 to 10 डेज उसकी जो स्किन है ना वो ब्लूइश होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाती है। जॉन्डिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ब्लूइश या येलोइश, आप जिसको कहते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली जब रेड ब्लड सेल टूटते हैं ना तो ये बनता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का एक्सेस हो जाना जॉन्डिस कहलाता है, जिसको आप यरकान कहते हो, ठीक है। ये एक एक दो तरह के यरकान होते हैं। एक होता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, ठीक है, और एक होता है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल की जो है वो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है कि बहुत सारे रेड ब्लड सेल थे और वो उन्होंने टूटना है, तो टूटने से जो जॉन्डिस आता है उसके बाद बॉडी इसको अडॉप्ट करती है, नॉर्मलाइज कर लेती है। दैट इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है? जो लिवर के डिसऑर्डर की वजह से होता है, क्योंकि लिवर ने बिलीरुबिन को प्रोसेस करना होता है। तो अगर लिवर जो है वो नहीं सही हो रहा तो उसकी वजह से क्या होगा? बिलीरुबिन बॉडी में जमा हो जाती है, जिसको आप कहते हो यरकान। बड़ों में भी होता है पीलापन, ठीक है, पीले पीले रंग की बॉडी हो जाती है उनकी, ठीक है। तो ये जो है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कौन सा है? नॉर्मल प्रोसेस है और बॉडी इसको अडॉप्ट करती है और थोड़ी देर के बाद जो है वो ये नॉर्मल हो जाता है। सेक्स, मतलब जेंडर, puberty, before puberty and after menopause in females, the RBC count is similar to that in male. During reproductive period of female, the count is less than that of male. आसान अल्फाज में ओवरऑल मेल और फीमेल की जो आरबीसी काउंट है वो तकरीबन तकरीबन सेम रहती है। लेकिन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ फीमेल, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड का मतलब है प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक, यानी जितनी देर तक वुमन की कैपेबिलिटी है किसी बेबी को बर्थ देने की, उस एज से। प्यूबर्टी का मतलब है बलागत, जब यानी कि जब वो बालिग हो जाते तब से लेके मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब होता है एक एज आती है उसके बाद वुमेन जो है, यानी जो फीमेल है, वो कंसीव नहीं कर सकती, वो बेबी बर्थ नहीं दे सकती, जिसको हम 40 ईयर्स कहते हैं। 40 साल के बाद फीमेल का जो बर्थ, किसी बेबी को बर्थ देना बहुत रेयर है, ठीक है। उसको हम कहते हैं मेनोपॉज, यानी वो टाइम जिसके बाद उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है? बंद हो जाता है आना। उस इस फेज के दौरान दौरान इसके रेड ब्लड सेल जो हैं वो एक मेल से कम रहते हैं, बाकी सारे टाइम में ये बराबर रहते हैं। ओके। हाई एल्टीट्यूड, जब आप अबव हाइट्स पे रहते हैं तो उनका आरबीसी काउंट जो है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हाइपॉक्सिया है। हाइपॉक्सिया क्या होता है? देखें, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है कम। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने का मतलब है कि जब आप पहाड़ों पे जाते हो तो पहाड़ों पे क्या है? ऑक्सीजन कम होती है, आपको पता है, ऑक्सीजन वहां पे डाउन हो जाती है। अच्छा, जब आप ऑक्सीजन वहां पे डाउन हो गई है तो अब वहां पे क्या होगा कि बॉडी अडॉप्ट करती है, ज्यादा रेड ब्लड सेल बनाती है, ताकि मैक्सिमम, देखिए थोड़ी ऑक्सीजन है, ठीक है, तो उसके अंदर बॉडी जो है वो स्टिमुलेट करती है इरिथ्रोपोइटिन को, ताकि वो मजीद रेड ब्लड सेल बनाए, ताकि जो थोड़ी 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 ऑक्सीजन भी अवेलेबल है उसको बॉडी
अचीव कर सके। ठीक है, वहां पे इर्द गिर्द बहुत थोड़ी ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो रेड ब्लड सेल इतने ज्यादा बना दिए जाएंगे कि वो सारी की सारी ऑक्सीजन को कैपेबल कर लें और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। इसलिए जैसे जैसे लोग आप ऊपर जाते जाएंगे, यानी कि ऐसे लोग जो पहाड़ों में रहते हैं उनके रेड ब्लड सेल्स हमारी निस्बत जिनको नॉर्मल ऑक्सीजन अवेलेबल है उससे ज्यादा होते हैं, ताकि उनकी बॉडी उनसे अडॉप्ट कर सके और वहां पे मैक्सिमम ऑक्सीजन को ग्रैब कर सके। मस्कुलर एक्सरसाइज, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते रहते हो, टेम्परेरीली रेड ब्लड सेल जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि एक्सरसाइज में भी हाइपोक्सिया होता है, डेफिनेटली आपको पता है, सांस चढ़ जाती है, तो उसको अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा कभी कभार जो रेड ब्लड सेल जो है वो कर सकते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। स्प्लीन स्टोर आरबीसी आपको पता है, हाइपोक्सिया जो है वो उसको इंक्रीज करता है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी, जिससे एड्रिनल मेड्यूला से एड्रिनालिन निकलता है, एड्रिनालिन जो है वो स्प्लीन को कॉन्ट्रैक्ट करता है और आरबीसी को इंक्रीज करता है। इफ यू कैन लिंक इट विद दैट, मस्कुलर एक्सरसाइज के अंदर जो वो कह रहे हैं ना, टेम्परेरी रेड ब्लड सेल्स का बढ़ना, स्प्लीन के अंदर आरबीसी मौजूद हैं लेकिन वो बॉडी के अंदर नहीं है, ब्लड के अंदर नहीं है, सॉरी, स्प्लीन के अंदर मौजूद है। तो जब एक्सरसाइज वाली हाइपोक्सिया आएगा, एक्सरसाइज की कंडीशन के अंदर जो ऑक्सीजन की मिस अवेलेबिलिटी होती है, उसके अंदर क्या होगा कि एड्रेनालिन के थ्रू जो है वो इंक्रीज वो जो स्टोर्ड आरबीसीज हैं नए नहीं बन रहे, जो पहाड़ों पे रहते हैं उनके नेचुरली और परमानेंटली ज्यादा हैं, जो यहाँ पे इस केस में हाइपोक्सिया से आ रहे हैं उनके नए नहीं बन रहे, उनके सिर्फ स्टोर्ड वाले जो है ना वो अब निकल के आ जाते हैं। इमोशनल कंडीशन, उसके अंदर भी आरबीसी जो है वो बढ़ जाता है, और इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसमें भी आरबीसी जो है वो इंक्रीज कर जाता है। और आफ्टर मील जो है वो इनके अंदर स्लाइटली इंक्रीज होता है, ताकि बिकॉज आपको पता है जब आप खाना खाओगे तो खाना खाने से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज की होनी है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि एरोबिक ब्रेकडाउन होना है। तो एरोबिक ब्रेकडाउन का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज तोड़ा जाएगा, फिर उससे एनर्जी हासिल की जाएगी। तो उसको उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए भी आरबीसी थोड़ी टाइम के लिए या टेम्परेरी फॉर्म में बढ़ेंगे, ताकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को प्रोवाइड कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, डिक्रीज कब कब हो सकता है? हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर, जब जैसे जैसे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता रहेगा, ऑक्सीजन की टेंशन जो है वो हाई होती रहेगी। लाइक जब आप सी लेवल की तरफ जाते हैं, जैसे हम पहाड़ों की बात की कि जब आप ऊपर ऊपर की साइड पे जाते हैं तो उनका रेड ब्लड सेल बढ़ रहा है, जब आप नीचे की साइड पे जाओगे, सी लेवल की तरफ जाओगे, तो तब आपका जो है वो क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी और एक प्रेशर पड़ता है, प्रेशर जब पड़ेगा तो आपके रेड ब्लड सेल्स का काउंट जो है वो कम हो जाएगा। ड्यूरिंग स्लीप आरबीसी काउंट डिक्रीजेज, सोते हुए आरबीसी काउंट टेम्परेली डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमारी तमाम की तमाम एक्टिविटीज रुकी हुई हैं, हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो आरबीसी का काउंट टेम्परेरीली जो है वो सोते हुए कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर आरबीसी काउंट कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी, इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ईसीएफ वॉल्यूम। ठीक है, इंक्रीज इन ईसीएफ वॉल्यूम इंक्रीज द प्लाज्मा वॉल्यूम आल्सो रिजल्ट इन हीमो डाइल्यूशन। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जब एक प्रेग्नेंट वुमेन आती है, एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, तो उस केस में क्या होता है कि वो उसके अंदर फ्लूइड की कंडीशन ज्यादा हो गया, फ्लूइड जब ज्यादा हो जाएगा तो उसमें फ्लूइड क्यों ज्यादा आ जाता है? देखिए, फ्लूइड ज्यादा इसलिए हो जाते हैं ताकि जो बेबी है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके। बॉडी के अंदर ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से मुराद है कि आपके ब्लड के अंदर ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा, आसान अल्फाज में ब्लड क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो उसमें अब उस डाइल्यूशन को अब आप समझें, एक पानी का पाइप है, उसमें कहीं कहीं जर्रात है, जर्रात को आप समझे रेड ब्लड सेल है, और बाकी सारा क्या है, पानी है। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि एक देयर इज अ डिमांड ऑफ इंक्रीज्ड वाटर, तो डेफिनेटली जर्रात को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं, ताकि उस इंक्रीज फ्लूइड रिक्वायर, पाइप तो बड़ा नहीं ना हो रहा, पाइप तो अपने साइज का ही रहेगा, तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं, ताकि फ्लूइड की जो एक्सेसिबिलिटी हो रही है, जो फ्लूइड इंक्रीज कर रहा है, उसको कंपनसेट किया जा सके। ठीक है, तो इंक्रीज इन ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर वाला वॉल्यूम या जो फ्लूइड्स होते हैं उसको इंक्रीज करने के लिए रेड ब्लड सेल्स को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो ये सारे आपके फैक्टर्स आपने पढ़ लिए। हाई एल्टीट्यूड पे जब आप जाते हो तो क्या होता है, इमोशनल कंडीशन में क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये थी फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन क्या होती हैं, जो कि फंक्शनली या नॉर्मल अडाप्टेशन होती हैं। कुछ होती है पैथोलॉजिकल वेरिएशंस। पैथोलॉजिकल वेरिएशंस क्या होती हैं कि जिसके अंदर किसी बीमारी की वजह से जो है वो रेड ब्लड सेल्स के काउंट के अंदर फर्क आ रहा है। जिस तरह रेड ब्लड सेल इंक्रीज अबव 7 मिलियन ऑफ द ब्लड, पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया, यानी पॉलीसाइथीमिया इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल, पैथोलॉजिकल मतलब डिजीज की वजह से। ठीक है, दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया एंड सेकेंडरी। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया क्या होगा, इज अदरवाइज नोन एज पॉलीसाइथीमिया वेरा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पॉलीसाइथीमिया वेरा। इट इज अ डिक्रीज डिजीज characterized by persistent increase in आरबीसी काउंट above 14 मिलियन, 14 मिलियन से ऊपर से जो है ना ये अबव चला जाएगा। दिस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इंक्रीज विद व्हाइट ब्लड सेल काउंट अबव 24,000 mm ऑफ ब्लड।
माइलियो पॉलीप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर लाइक मैलिग्नेंसी ऑफ रेड बोन मैरो सेल्स। अच्छा, प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया कब होगा? प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया में वो एक बात कर रहा है कि नॉर्मली ओवरऑल जो रेड ब्लड सेल काउंट है ना, वो 14 मिलियन से ऊपर चला जाएगा। और ऑलवेज अकाउंटेड का मतलब है कि इसके साथ व्हाइट ब्लड सेल का काउंट भी बढ़ जाएगा। व्हाइट ब्लड सेल का नॉर्मल काउंट 11,000 तक होता है, यहाँ वो 24,000 तक चला जाएगा। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वो कहता है कि भाई जब रेड ब्लड सेल बढ़ेगा तो साथ साथ व्हाइट ब्लड सेल भी बढ़ जाएंगे। और प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया का कॉज कौन है? कॉज इसका है बोन मैरो के अंदर इशू आ जाना, रेड बोन मैरो के अंदर क्या आ जाना, इशू आ जाना। प्राइमरी का मतलब होता है बेसिक लेवल पे। बेसिक लेवल का मतलब क्या है? लेकिन जब आपके जो रेड ब्लड सेल्स है ना, वो बनते किस तरह? बनते इस तरह है कि आपकी जो हड्डियां है ना, हड्डियों के दरमियान में मीख जिसे कहते हैं, वो होती है बोन मैरो। वहां से बनते हैं हमारे ब्लड सेल्स, नॉर्मल सेल्स बनते हैं। ठीक है, वहां उसकी कोई टाइप नहीं होती, ये रेड है, ये व्हाइट है, ये फलां, ये नहीं। वो हेमाटोपोइटिक सेल कहते हैं उसको। ठीक है, नॉर्मल सेल ऐसे ही बनता है, बाद में उसको बताया जाता है, उसको बाद में स्पेशलाइज किया जाता है कि ये रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट है, और वट एवर इट इज। ठीक है, तो वहां पे उस जगह पे जो है वो इश्यू है कि रेड ब्लड बोन मैरो के अंदर जब इश्यू आएगा, माइलो प्रोलिफरेटेड डिसऑर्डर। माइलो प्रोलिफरेटेड डिसऑर्डर क्या है कि जहां रेड ब्लड सेल बन रहे हैं, जो फैक्ट्री है बोन मैरो है, अगर वहां ऐसा कोई इश्यू आ जाए कि वो कैंसर हो जाए। कैंसर के अंदर आपको पता है सेल की ग्रोथ डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर बोन मैरो के अंदर कोई इश्यू आ जाए, ऐसा इश्यू आ जाए कि वहां पे डिसऑर्डर आ जाए और वो रेड ब्लड सेल्स की या इन सेल्स की जो प्रोडक्शन है उसको बहुत ज्यादा तेज कर दे, ठीक है, तो उसकी वजह से डेफिनेटली या अल्टीमेटली बॉडी के अंदर क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स का काउंट बढ़ जाएगा। क्योंकि बोन मैरो बेसिक है तो ऑटोमेटिकली साथ साथ व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स भी उसी एक जगह से बन रहे थे। तो आपको समझ आई कि ये है प्राइमरी, क्योंकि इसका कॉज कौन है? द वेरी बेसिक प्रोडक्शन साइड, प्रोडक्शन जो है उसकी साइड से जो है वो ये किया जा रहा है। तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो वो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया हो गया। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया क्या होगा कि ये होगा इन रिस्पॉन्स टू सम अदर डिजीज कंडीशन। ठीक है, प्राइमरी तो अपनी ही वजह से हो रहा है ना, मतलब है बीमारी ही, लेकिन डायरेक्टली बीमारी है रेड ब्लड सेल्स की। दूसरी जो है सेकेंडरी है, वो क्या होता है कि दूसरे डिसऑर्डर हुए, सम अदर डिसऑर्डर आए, उसमें जो है वो पॉलीसाइथीमिया हो गया। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक एम्फीसीमा। अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा, एम्फीसीमा क्या होता है, लंग्स की कैपेसिटी जो है वो खराब हो जाती है। तो जब सांस प्रॉपर नहीं है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो सकता है प्रॉपर नहीं है, तो जब ऑक्सीजन की हाइपोक्सिया के बॉडी, आप बेशक सांस नॉर्मल ले रहे हैं लेकिन बॉडी को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रही, जब अवेलेबल नहीं हो रही तो उसमें रेड ब्लड सेल्स जो है वो पैथोलॉजिकल कंडीशन, बीमारी कोई और है, बीमारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में हमारे रेड ब्लड सेल्स क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। कंजेनिटल हार्ट डिजीज, हार्ट वाला भी है, क्योंकि हार्ट जब प्रॉपरली ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पाएगा तो उसमें भी इस तरह की कंडीशन आएगी। आयरेदा डिजीज, कंडीशन एसोसिएटेड विद हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू लंग्स। जब ऐसी तमाम की तमाम कंडीशंस जो कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को या ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देंगी, वो सारी की सारी पॉलीसाइथीमिया की तरफ लेकर जाएंगी। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर देख लें, कंजेनिटल हार्ट डिजीज देख लें। कंजेनिटल का मतलब होता है पैदाइशी, ठीक है, बाय बर्थ जो हार्ट डिजीज आती है, उसके अंदर देख लें कि तो हार्ट अब प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो ब्लड ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं होगा, चीजों टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो डिमांड करेंगे रेड ब्लड सेल की इंक्रीज को। आयरिजा डिजीज, हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू लंग्स। भाई जब लंग्स को नहीं जा रहा ब्लड, तो लंग्स जब उसमें ऑक्सीजन नहीं डालेगा, जब ऑक्सीजन नहीं डालेगी तो हाइपोक्सिया कंडीशन आ जाएगी, अगेन वही कंडीशन। क्रॉनिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग आप लोगों को पता है कि जिस तरह ये हीटर के जलाने की वजह से अक्सर होती है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा, उसके अंदर भी हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अंदर कम हो जाएगी और वो हो जाएगा। कोई ऐसे फॉस्फोरस या आर्सेनिक केमिकल खा लेना या ब्लड में इनका लेवल ज्यादा हो जाना, तब भी आरबीसी की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। और रिपीटेड माइल्ड हेमोरेजेस, हेमोरेजेस होता है कि ब्लड लॉस, कोई ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको कंपनसेट करने के लिए, मतलब बार बार अगर हेमरेजेस आ रहे हैं या बार बार चोट लगी हुई है और खून बार बार निकल रहा है, तो उस केस के अंदर भी जो बॉडी के अंदर जब ब्लड लेवल कम हो जाएगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए आरबीसीज की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। जब बार बार ये चीज हो रही होगी तो वो एबनॉर्मल स्टेट में चला जाएगा। कोई भी चीज आप बार बार करो, एक मोटर चली जा रही है चली जा रही है चली जा रही है, तो एक टाइम के बाद वो क्या होगी, वो अनकंट्रोल्ड वे में चलनी शुरू हो जाएगी, वो खराब होके अपनी मर्जी करेगी, तो बहुत ज्यादा जो है वो सेल की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। There are variations in red blood cells, microcytes, macrocytes, and
एनिसोसाइट्स। माइक्रोसाइट होगा कि सेल का साइज कम हो जाना। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होता है। प्रोलॉन्ग्ड फोर्स्ड ब्रीदिंग के अंदर होता है। इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड, प्रेशर बढ़ जाएगा, पानी का प्रेशर, फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाएगा, रेड ब्लड सेल कम हो जाएगा। आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, रेड ब्लड सेल का साइज कम हो जाएगा। या फोर्स्ड ब्रीथिंग अगर की जाएगी तो उसके अंदर भी ये हो जाएगा। मैक्रोसाइट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, देखें एक एनीमिया होता है। एनीमिया बेसिकली क्या होता है कि बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाना, ठीक है। तो या उसके सेल हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन हो जाना साथ में, ठीक है। तो मेगालो माइक्रोसाइटिक एनीमिया एक होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब आपका एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करता हूँ। एनीमिया इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ आयरन। हाँ, आयरन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया, लेकिन अनीमिया जो है वो बहुत सारी और चीजों की वजह से भी होता है, जिनमें एक B12 है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है कि इसके अंदर रेड ब्लड सेल का साइज बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। और ये होता है B12 की डेफिशिएंसी से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। जबकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर प्रेशर कम हो गया तो सेल का साइज बड़ा, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो सेल का साइज छोटा। एनिसोसाइट क्या होता है कि प्रीनिशियस एनीमिया, प्रीनिशियस एनीमिया जो है ये B6 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। वेरिएशन इन शेप, अच्छा कुछ साइज की शेप तो अलग है। अगर शेप की वजह से होएगा तो उसके अंदर क्या होगा, क्रेनेशन, श्रिंकेज एज इन हाइपरटोनिक कंडीशंस। देखें शेप ऑफ आरबीसी चेंज हो सकती है। श्रिंकेज, श्रिंकेज क्या होता है कि सेल श्रिंक कर जाएगा पूरा, जिस तरह आप पिचक जाएगा। ये आप नाइन्थ क्लास के अंदर पढ़ के आए हो, श्रिंकेज क्या होता है, वो क्यों होता है, हाइपरटोनिक कंडीशन की वजह से। सफेरिनोसाइटोसिस, ग्लोबुलर फॉर्म एज इन हाइपोटोनिक कंडीशन। अब हाइपोटोनिक होगी तो बाहर वाला वो जो है वो सूज जाएगा, ठीक है, जिसमें एक बबल बन जाएगा। सेल की अपनी एक शेप होती है, लेकिन ये बबल की तरह, गुब्बारे की तरह बन जाएगा। अलिप्टोसाइटोसिस, एलिप्टिकल शेप एज इन सर्टेन टाइप ऑफ एनीमिया। एलिप्टिकल होता है जिस तरह ये होता है, क्या नाम है, लंबाई के रुख ना, मतलब होता गोल है। या एक गुब्बारा, गोल गुब्बारा लें और उसको आप दोनों एंड से पकड़ के खींच दें, तो वो एक चिपकी हुई चीज सी बन जाएगी, जिस तरह वो उसकी वॉलीबॉल कहते हैं या पता नहीं उसको कौन सी कहते हैं। वो एक बॉल गेंद होती है, वो जो जिसके कॉर्नर होते हैं, मतलब एक अंडे की शेप कह लें आप। सिकल सेल होता है, सिकल आपको पता है दातरी को कहते हैं, जिससे घास काटते हैं, बारीक सी चांद की तरह की, ठीक है। तो क्रिसेंट शेप, क्रिस्टेनिक शेप सिकल सेल एनीमिया में होता है। एंड पोकियोसाइटोसिस, ये डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, जो कि डिफरेंट, द शेप विल बी ऑफ फ्लास्क। अब एक सेल ही अपनी नई शेप लेके आ गया, सुराही की तरह की शक्ल, हथौड़े की तरह की शक्ल। तो डिफरेंट तरह की उसकी अनयूजुअल शेप हो जाती हैं, और अनयूजुअल रीजंस की वजह से हो सकती हैं। स्ट्रक्चर भी इसका चेंज हो सकता है। पंक्चुएट बेसोफिलिज्म, स्टीरिएटेड अपीयरेंस ऑफ आरबीसी बाय द प्रेजेंस ऑफ डॉट ऑफ बेसोफिलिक मटेरियल। पोरफायरिन इज कॉल्ड पंक्चुएट बेसोफिलिज्म, इट अकर इन कंडीशन लाइक लेड पॉइजनिंग। बेसोफिल क्या होता है, बेसोफिल्स आर व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल की एक टाइप है बेसोफिल। तो बेसोफिलिज्म क्या होता है कि आरबीसी जो है वो उसके ऊपर बेसोफिल अटैच हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, लेड की जो पॉइजनिंग है ना, जो लेड है, ये इसकी अगर पॉइजनिंग हो जाए, यानी इसका बॉडी के अंदर लेवल बढ़ जाए, तो उसकी रिस्पॉन्स में क्या होता है, मतलब वो बेसोफिल का लेवल बढ़ जाता है। बेसोफिल एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे बढ़ते हैं। अब जब वो बढ़ जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आगे जो है फर्दर ऑन बेसोफिल जो है वो रेड ब्लड सेल के साथ अटैच करना शुरू हो जाते हैं। अब वो जो रेड ब्लड सेल के साथ अटैच करना हो जाते हैं उसको हम कहते हैं पंक्टेट बेसोफिलिज्म। वैसे रेड ब्लड सेल स्मूथ लगते हैं, लेकिन बेसोफिल के लेवल की अटैचमेंट की, इतने ज्यादा लेवल में अटैचमेंट की वजह से वो क्या होते हैं, उसकी स्टीरिएटेड अपीयरेंस हो जाती है। Ring in red blood cell. Ring or twisted strand of basophilic material appear in the periphery of the RBC. This is also called goblet ring. The appearance is obvious in certain type of anemia. और एक अदर शेप है जिसके अंदर जो है वो बेसोफिल का एक लेयर बन जाती है, एक इस तरह से, यानी कि एक रेड ब्लड सेल है नॉर्मल, उसके अंदर आपको एक रिंग नजर आएगा कि अंदर से एक रिंग पड़ा हुआ है, वो भी बेसोफिल का होता है। हेलो जोली बॉडीज इन सर्टेन टाइप ऑफ एनीमिया सम न्यूक्लियर, और ये भी एनीमिया में, ऊपर वाली भी एनीमिया में, पहले वाली जो पेंक्टेट बेसोफिलिज्म है उसमें भी बेसोफिलिज्म के डॉट्स हैं। और वो हो रहा है लेड पॉइजनिंग की वजह से। जब रिंग होगा तो वो हो रहा है एनीमिया की वजह से, लेकिन है उसमें भी बेसोफिलिज्म, बेसोफिल। हेल जोली बॉडीज इन सर्टेन टाइप ऑफ एनीमिया मोर न्यूक्लियर फ्रेगमेंट आर प्रेजेंट इन द ectoplasm ऑफ द आरबीसी। दीज न्यूक्लियर फ्रेगमेंट आर कॉल्ड हेल जोली बॉडीज। इमेच्योर सेल्स होंगे, वैसे हमने देखा कि भाई न्यूक्लियस है ही नहीं, ठीक है, न्यूक्लियस तो खत्म कर दिया गया है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर उसके अंदर न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स पाए जाएं, थोड़े थोड़े जो है वो न्यूक्लियर की छोटी छोटी सी फ्रेगमेंट्स, यानी न्यूक्लियस जब वो टूट के फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में उसके अंदर नजर आए। वैसे न्यूक्लियस उसके अंदर है ही नहीं, लेकिन अगर नजर आ रहा है तो उसको, वो एक डिजीज कंडीशन होगी, उसको हम कहेंगे होवेल जॉली बॉडीज। उन न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स को हम होवेल जॉली बॉडीज का नाम देते हैं। एरिथ्रोपोइसिस, erythropoiesis is the process of the origin, development, and maturation of erythrocyte or cytes
बेसिकली एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है कि आपके जो एरिथ्रोसाइट हैं यानी रेड ब्लड सेल हैं उनका ओरिजिन, उनका ग्रोथ करना, उनका मेच्योर होना, ठीक है। हेमोपोइसिस और हेमेटोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन डेवलपमेंट मेच्योरेशन ऑफ द ऑल द ब्लड सेल। अगर हीमो की बात की जाएगी, हीमो इज फॉर ब्लड, तो वो तमाम रेड ब्लड सेल का ओरिजिन, ग्रोथ, उनका उनका डेवलप होना और उनका मेच्योरेशन। डेवलप होना बनना के बनने को कहते हैं, मेच्योरेशन होता है बाद में ग्रो करके मेच्योर हो जाना, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस इज स्पेसिफिकली फॉर रेड ब्लड सेल। इन फीटल लाइफ द एरिथ्रोपोइसिस अकर इन थ्री स्टेज, तीन इसकी स्टेज होती हैं: मीजोब्लास्टिक स्टेज, हेपेटिक स्टेज एंड माइलॉइड स्टेज। मीजोब्लास्टिक स्टेज क्या है कि जो पहले 2 मंथ होते हैं ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। इंट्रा यूटेराइन लाइफ कौन सी होती है? वो जिंदगी जो एक फीटस जिंदगी जो है वो यूटेरस के अंदर गुजारता है, ठीक है, मदर के वूम्ब के अंदर, मदर के पेट के अंदर जो उसकी 2 माह की पहले जिंदगी होती है, वो उसको स्टेज को कहते हैं मेगालोब्लास्टिक स्टेज। द आरबीसी आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेसेनकाइम ऑफ द यॉल्क सैक। यॉल्क क्या होता है? देखिए, हर जिस तरह एक मुर्गी का अंडा होता है ना, उसके आगे अंदर जर्दी होती है, ठीक है। तो इसी तरह फीमेल जो ह्यूमन फीमेल है उसमें भी यॉल्क होता है। तो यॉल्क की जो एक लेयर होती है ना, यॉल्क सैक, ठीक है, जर्दी और सफेदी जिस तरह होती है, तो इसमें भी जो होती है सफेदी, उसकी जो लेयर होती है उसका एक सैक होता है। सैक कहते हैं जाली को। आपने अंडे के अंदर देखा होगा ब्रीक से एक जाली होती है, अंडे के नीचे एक लेयर होती है हल्की सी। तो उस वहां से जो है वो आरबीसी प्रोड्यूस किए जाते हैं। दिस इज मेसोब्लास्टिक स्टेज। हेपेटिक स्टेज, आपने जल्दी सी देखी होगी, कभी अंडा तोड़ो ना तो पहले उसके एक लेयर आती है ब्रीक सी, फिर आगे अंडा होता है। हेपेटिक स्टेज, फ्रॉम थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ लिवर इज द मेन ऑर्गन दैट प्रोड्यूस आरबीसी। तीसरे माह तक जो है वो लिवर इतना कैपेबल हो चुका होता है कि वो रेड ब्लड सेल बना सके, तो वो बनाना शुरू कर देता है। पहले वहां से बनेगा, वो एम्ब्रियो स्टेज होती है, ठीक है, वो अंडा की शक्ल ही है, ठीक है। आगे हेपेटिक स्टेज में क्या है कि वो वहां से बनने शुरू हो गए। स्प्लीन एंड लिम्फोइड ऑर्गन आर इन्वॉल्व इन एरिथ्रोपोइसिस। साथ ही मतलब मेनली लिवर प्रोड्यूस कर रहा है। अभी ये यूटेराइन की बात हो रही है, ठीक है, यानी तीसरे माह में माँ के पेट के अंदर जो तीसरा मंथ है बच्चे का, उसमें अब लिवर बनाना शुरू कर दिया। और साथ साथ स्प्लीन और लिम्फाइड ऑर्गन, स्प्लीन और लिम्फाइड ऑर्गन हमारे बॉडी के पार्ट्स ही हैं, और ये बनाना शुरू कर देता है। माइलॉइड स्टेज क्या होती है कि लास्ट 3 मंथ ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ, यानी प्रेगनेंसी के जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं, उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल हैं वो बोन मैरो और लिवर से बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो फीटस के अंदर स्प्लीन लिम्फाइड ऑर्गन, यानी शुरू शुरू में लिवर जो है वो वहां से बनेगा, सैक से। बाद में लिवर आ जाएगा, साथ में उसके स्प्लीन लिम्फाइड आ जाएंगे, और एंड पे लिवर और जो है वो सेकेंडरी हो जाएगा, और बोन मैरो मेन आ जाएगा। मतलब अब जब बच्चा जो है वो नियर टू बर्थ है, तो अब मेनली बोन मैरो प्रोड्यूस करवाएगा। इन न्यू बोर्न बेबी चिल्ड्रन एंड एडल्ट, अब ये आप देख लीजिएगा, इसके अंदर जो है वो सिंपली लिखा हुआ है कि रेड ब्लड सेल जो 20 साल तक की उम्र तक जो है वो रेड ब्लड सेल्स रेड बोन मैरो से बनते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर, 20 साल के बाद जो इसके और भी बहुत सारे, लाइक हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्टर्नम, हमें हमारे ये चेस्ट की हड्डी, रिब्स, स्कैप्यूला, यानी डिफरेंट बोन्स जो है वो उसकी जो है वो उसके बोन मैरो से ये बनना शुरू हो जाता है। 20 साल तक ये जो हमारी लंबी हड्डियां हैं ना, जैसे हमारे पट की हड्डी है, ये लंबी बहुत होती है, ठीक है, बाजू की हड्डी, इस तरह की हड्डियों से बनना शुरू होता है, बनता रहता है रेड ब्लड सेल। और 20 साल की उम्र के बाद ये बाकी तमाम हड्डियों से भी जो है वो तमाम नहीं, जितनी मेंशन है इनसे बनना शुरू हो जाता है। आफ्टर 20 ईयर ऑफ एज द शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन बिकम येलो बोन मैरो बिकॉज ऑफ फैट डिपोजिशन लूजेस द इरिथ्रोपोइटिक फंक्शन। क्योंकि 20 साल के बाद जो हमारी लंबी हड्डियां होती है वहां फैट डिपोजिशन हो जाती है, और वो येलो हो जाता है, येलो बोन मैरो, ठीक है। मीख आप देखोगे येलो येलो होती है, तो यहाँ पे येलो मतलब ये भारत 20 साल के बाद जो है वो वहां पे फैट डिपोजिशन हो जाएगी। जब फैट डिपोजिशन हो जाएगी, तो अब वो दे आर नॉट एबल टू मेक मोर रेड ब्लड सेल्स। तो फिर रेड ब्लड सेल जो है वो छोटी छोटी हड्डियों की तरफ, स्कल हो गया, स्कैपुला हो गया, इलियक बोन, हमारी ये इन बोन्स की तरफ जो है वो चला जाता है, ठीक है। इन अडल्ट लिवर एंड स्प्लीन में प्रोड्यूस द ब्लड सेल इफ द बोन मैरो इज डिस्ट्रॉयड और फिब्रोज्ड। अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसके अंदर बोन मैरो तबाह हो चुका है, खराब हो चुका है, या फिब्रोज्ड, फिब्रोज्ड का मतलब है कि वो हार्ड हो चुका है, ठीक है, तो वो रेड ब्लड सेल, क्योंकि बोन मैरो सॉफ्ट होता है, हार्ड हो चुका है, तो उन दोनों कंडीशन के अंदर फिर लिवर और स्प्लीन आ जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज वो नहीं बना रहे, हड्डियों से ही आ रहा है, लेकिन वो अगर वो खराब हो जाएंगे, फिर लिवर और स्प्लीन आ जाएगा। कलेक्टिवली बोन मैरो इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लिवर इन साइज एंड वेट। इट इज आल्सो एक्टिव एज लिवर थ्रू बोन मैरो इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। वो कहते हैं कि जो लिवर है ना, जितना वजन बॉडी के अंदर लिवर का होता है, सेम बोन मैरो का होता है, ठीक है। लेकिन बोन मैरो फैला हुआ है डिफरेंट हड्डियों में, और बोन मैरो का काम क्या है? रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। लिवर का काम कोई और है, लिवर के बाकी सारे काम है। बराबर वजन में है, बराबर स्पेस है इनकी, ठीक है, वेट भी बराबर है, साइज भी बराबर है,
लेकिन बोन मैरो फैला हुआ है और इसका काम डिफरेंट है। कंपैरेटिवली 75% बोन मैरो इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड ओनली 25 इन प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट। 75% जो बोन मैरो है वो सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स बनाता है, और 25% जो हमारा बोन मैरो है वो इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल। लेकिन स्टिल लिकोसाइट्स हमारे कम होते हैं नंबर में एरिथ्रोसाइट से। हमारे एरिथ्रोसाइट्स मिलियंस के अंदर है, यानी अगर हमारा एक जो 75% हमारा बोन मैरो है रेड वाइट ब्लड सेल्स बना रहा है, तो एक वाइट ब्लड सेल के बदले में हमारे 500 रेड ब्लड सेल बनते हैं। यानी जहाँ एक रेड वाइट ब्लड सेल बन रहा है, साथ में 500 रेड ब्लड सेल बन रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल, क्योंकि वाइट ब्लड सेल की कम जो जरूरत है वो कम है रेड ब्लड सेल्स की निस्बत, तो इस वजह से व्हाइट ब्लड सेल जो हमारे कम होते हैं बॉडी के अंदर, और रेड ब्लड सेल जो हमारे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये 1:500 पे होते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर अगर एक व्हाइट ब्लड सेल हो तो 500 रेड ब्लड सेल होंगे, 10 व्हाइट ब्लड सेल हो तो 5000 रेड ब्लड सेल होंगे, और इस तरह ये इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। ये आप देख लें, अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक सेल। अनकमिटेड का मतलब है कि जर्नल सेल बन रहा है। मैंने बताया था कि किसी को नहीं पता होता कि हम क्या हैं, बाद में वो बनता है कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक सेल। अब वो बन गया कि उसने हाँ रेड ब्लड सेल बना, मतलब ब्लड सेल बनाना है। पहले उसको ये भी नहीं पता मैंने क्या बनना है। सबसे पहले जो हमारा सेल बनता है ना, उसको नहीं पता होता कि मैं रेड ब्लड सेल बनूंगा, मैं ब्लड सेल बनूंगा, या बोन सेल बनूंगा, मसल सेल बनूंगा, उसको नहीं पता। फिर वो होता है कमिटेड। कमिटेड का मतलब अब हमने उसको सेपरेट कर दिया कि हाँ जी आपने ब्लड सेल बनना है। अब ब्लड सेल के बाद हमने उसको दो पार्ट्स में कर दिया, लिम्फोइड स्टेम सेल और क्लोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। जो लिम्फोइड स्टेम सेल है वो आगे आगे अपन सेल दे देगा, जो क्लोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट है वो आगे मेगा कैरियोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स, और आगे बाकी ये हमारे बन गए लिम्फोसाइट्स। रेड ब्लड सेल जो क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट ई है, उसके डिफरेंट यूनिट उसमें किए हैं। क्लोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट है ना, इसके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। ई, जीएम और एम। एम से मेगा कैरियोसाइट्स बन जाएंगे, जीएम से ग्रेनुलोसाइट्स बनेंगे, जिनमें हमारे ये न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, असिनोफिल, मोनोसाइट्स, ठीक है। ये हमारे आ जाएंगे ये लिम्फोसाइट्स है, ये रेड ब्लड सेल आ गए, ठीक है। और ये हमारे क्या बन जाएंगे आगे, प्लेटलेट्स बन जाएंगे। तो ये हमारे सारे सेल पूरे हो गए, रेड ब्लड सेल, लिम्फोसाइट, और ये चारों मिला के व्हाइट ब्लड सेल आ जाएंगे। ये व्हाइट ब्लड सेल के आगे काफी सारी टाइप्स होती है ना, तो ये चारों और ये एल, ये सारे हैं व्हाइट ब्लड सेल। और ये क्या बन गया, प्लेटलेट, जो कि हमने शुरू में बताया कि भाई 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। ओके। अब जो ये लेक्चर है इट इज अबाउट काउंटिंग ऑफ योर ब्लड सेल्स, ठीक है। हीमोसाइटोमीटर है इसके अंदर, और न्यूबर स्लाइड है, इसके ऊपर हमारा लेक्चर पड़ा हुआ है। तो ये मैं आप लोगों से वैसे ही शेयर कर देता हूँ, ये आप पढ़ लेना इसके अंदर। दूसरा लेक्चर में आपसे ये एक आपने ले लिया है, दूसरा मैं आपको रिकॉर्डेड शेयर करता हूँ, और वो आप लेके उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे जो चलेंगे। अगर आपको वो समझ आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ईशा की नमाज के बाद जो है ना इसके ऊपर सेकंड लेक्चर रख लेंगे काउंटिंग ऑफ सेल्स के ऊपर, ठीक है। एक बार आप वो लेक्चर ले लें। अगर ना समझ आए तो फिर हम इसको इसी यहीं से कंटिन्यू करेंगे जो 20 स्लाइड के बाद हैं। और ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, इसके ऊपर फिर हम बाद में बात कर लेते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। और मैं दूसरा लेक्चर देता हूँ, वो भी आपने अभी ले लेना साथ ही, ताकि नमाज से पहले पहले, या नमाज एटलीस्ट 8:40-50 तक आप मुझे बता दो कि आपको वो क्लियर हो गया, और उसमें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो इसमें मैंशनड है लेकिन उस लेक्चर में कवर नहीं की हुई। तो ये आपने मुझे भी बताना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।